ये सवाल पढ़ ले, करता हूं बोर्ड पे। ऑटम 21 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। जी पढ़ लें तो मैं करूं बोर्ड पे। एसी चल रहा है, अभी वो लोग आएंगे तो हाँ जी, कितना अर्सा लगेगा?
क्या कोई बात नहीं। पढ़ लिया सवाल? अच्छा, जिन मासूम लोगों को ये वर्ड शट डाउन देख के लग रहा है कि ये पूछ रहे हैं कि यार सर ने शट डाउन शुरू करा दिया, तो शट डाउन का वर्ड आया है सिर्फ, ये कंटिन्यू और शट डाउन नहीं है अभी। ये लिमिटिंग फैक्टर और मेक और बाय का कंबाइंड सवाल है। इसमें लिमिटिंग फैक्टर भी है, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट वाला मेक और बाय भी है। तो लिमिटिंग फैक्टर भी है और मेक और बाय भी है, और पूछा यह है कि दोनों मुल्कों में से कौन से मुल्क में रहें। सवाल चूंकि बहुत बड़ा है और इतनी सारी अंग्रेजी देख के वैसे ही घबरा जाता है इंसान, तो मैं इसकी कहानी बता देता हूं। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि 3 प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, अल्फा बीटा गैमा, और हमें एक कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आया है 3000, 4000, 1000 किलो बनाने का, और इन प्रोडक्ट्स की जो टोटल डिमांड है ये उसका 25% है। मैनेजमेंट ने ये फैसला किया है कि ये चूंकि हमारे लिए हाई प्रायोरिटी है तो पहले हम इसको बनाएंगे। ये हो गया वो कमिटेड, और चूंकि ऑर्डर आ चुका है तो ये कमिटेड वाली बात हो गई। अगर हमने ये अच्छा बना दिया तो आइंदा भी आया करेंगे, तो ये हो गई कमिटेड प्रोडक्शन। अब इसके लिए जब प्रोडक्शन का डेट, ये पहले पैराग्राफ की कहानी बताई है मैंने सारी, जिन्होंने पढ़ा है पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी में कोई और मुश्किल परेशानी। पहला टेबल है यहां इस वक्त पाकिस्तान नहीं, कंट्री एक्स नहीं, वाई है। अच्छा, एग्जिस्टिंग कंट्री है, हाँ बस एग्जिस्टिंग है कोई। तो एग्जिस्टिंग कंट्री में जो अभी हमारा प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग का, ये पहला टेबल, ये सारा उसका डाटा है। उसके बाद जो नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है उस टेबल के नीचे, उसमें कहा हुआ है कि जो स्पेशलाइज्ड मटेरियल चाहिए होता है वो हम मैक्सिमम 70 मिलियन रुपए का इंपोर्ट कर सकते हैं। ये हो गया लिमिटिंग फैक्टर। क्या फैक्टर लिमिटिंग है इसमें? मटेरियल, स्पेशलाइज्ड केमिकल, जो इस टेबल में दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है स्पेशलाइज्ड केमिकल। तो यहां लोकल कंट्री में प्रोडक्शन करने में लिमिटिंग फैक्टर आ गया, और ये लिमिटिंग फैक्टर प्रॉब्लम वाला सवाल हो गया। मैनेजमेंट सोच रही है कि इस लिमिटिंग फैक्टर से बचने के लिए हम किसी और मुल्क में चलते हैं, और वहां जब किसी और मुल्क में जाएंगे तो वो एक लिमिटिंग फैक्टर से निकल के दूसरे लिमिटिंग फैक्टर में आ जाएंगे। वहां पर केमिकल का तो कोई रोला नहीं है, लेकिन लेबर आवर्स का मसला है। हाँ, एक फायदा है कि अगर हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो सब कॉन्ट्रैक्टर, ये वो आउटसोर्सिंग वाली चीज है। एनी शॉर्टफॉल, पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहा हूं, एनी शॉर्टफॉल इन दी यूनिट्स कैन बी मेट बाय सब कॉन्ट्रैक्टिंग टू एन आउटसाइडर सप्लायर। ये आउटसोर्सिंग वाली बात हो गई। तो कंट्री एक्स में लिमिटिंग फैक्टर है बेशक लेबर आवर्स, लेकिन हमारे पास एक ऑफर मौजूद है कि हम ये आउटसोर्स कर सकते हैं। तो अब अगर एग्जिस्टिंग कंट्री में रहेंगे तो ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल हो गया, और अगर कंट्री एक्स में जाएंगे तो ये मेक और बाय का सवाल होगा। और पूछा यह है कि बताएं दोनों में से क्या बेहतर है, तो क्या करें? दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों पे टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, और कौन सी ऑप्शन बेहतर होगी जिसमें टोटल प्रॉफिट ज्यादा हो। बस ये सवाल है। नहीं हो गया तो छोड़ देते हैं, कर देते हैं। अगर हम एग्जिस्टिंग कंट्री में ही रहें, अच्छा जिन्होंने पढ़ा है सवाल वाकई होश में, और
एग्जिस्टिंग कंट्री में लिमिटिंग फैक्टर है और कंट्री एक्स में मेक और बाय है, ये बात पता चल रही है सवाल पढ़ के या नहीं पता चल रही है? एग्जिस्टिंग कंट्री में लिमिटिंग फैक्टर और कंट्री एक्स में मेक और बाय, पता चल रहा है ना? अच्छा, मैंने ना उस दिन भी कहा था कि कोई खाने पीने के लिए लेके आए ना तो आराम से खा लिया करें, मुझे देख के एकदम से मुंह बंद कर लेते हैं तो फिर आपको मुश्किलें होंगी। आप ले आए हैं खाने के लिए, आराम से खाएं, कोई मसला नहीं है। मैंने क्या डिस्टॉर्शन हो रही है आवाज में कोई? कुछ सिग्नल्स का मसला लग रहा है मुझे। तो अगर एग्जिस्टिंग कंट्री में प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेंगे तो लिमिटिंग फैक्टर क्या है? स्पेशलाइज्ड केमिकल प्रोडक्ट हैं अल्फा, बीटा और गामा, ए, बी और जी। चूंकि लिमिटिंग फैक्टर का सवाल सॉल्व हो रहा है तो इसमें हमने लेनी है सेल प्राइस, है जी 10,000, 9,000, 12,500। और कॉस्ट क्या क्या है बताएं? स्पेशलाइज्ड केमिकल है 2,500, 1,800, 3,500 और डायरेक्ट लेबर 1250, 2,000, 1,500 और वेरिएबल ओवरहेड्स 250, 200, 500। फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं लिखने। सेलिंग एक्सपेंसेस, अच्छा सेलिंग कॉस्ट क्यों लिखें? हम तो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लिख रहे होते सिर्फ, नहीं हम वेरिएबल कॉस्ट लिख रहे होते हैं। तो सेलिंग कॉस्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 30% वेरिएबल है, 60 और 90। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बन गया 5925, 4940, 6910। ये हो गई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है जी। यहां तक पहुंचे पहुंचे यहां तक यार। यहां तक तो गिवन है भाई सारी चीजें। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अच्छा अब इधर एक बात सुने ध्यान से, ये पहले ना कभी किसी सवाल में ऐसा हुआ नहीं था।
अगर लिमिटिंग फैक्टर 70,000 आर्स होता, लिमिटिंग फैक्टर 70,000 आर्स होता लेबर, तो लिमिटिंग फैक्टर 70,000 आर्स है, इसलिए हम कंट्रीब्यूशन पर आर निकालते, और इसको कंट्रीब्यूशन पर आर बनाने के लिए डिवाइड किससे करते? कौन से आर? एक यूनिट बनाने के लिए कितने आर्स चाहिए? अगर लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल 70,000 केजी होता तो हम लोग कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालते और किससे डिवाइड करते? जितने एक यूनिट के लिए केजी चाहिए। ये दोनों बातें दोबारा बता रहा हूं, हम भी इस वक्त कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला है। अगर लिमिटिंग फैक्टर लेबर होता, मतलब आर्स, तो हमें चाहिए होता कंट्रीब्यूशन पर आर, और उसके लिए डिवाइड करते लेबर आर पर यूनिट। अगर लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल 70,000 केजी होता तो हमें चाहिए होता कंट्रीब्यूशन पर केजी, और कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालने के लिए हम 5925 को डिवाइड करते केजी पर यूनिट। यानी जो लिमिटिंग फैक्टर है हमें कंट्रीब्यूशन पर वो चाहिए, और उसके लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा कि एक यूनिट के लिए ये कितना चाहिए। ठीक है, लेकिन लिमिटिंग फैक्टर है मटेरियल 70 मिलियन केजी, 70 मिलियन रुपए। अब हमें कंट्रीब्यूशन पर रुपी चाहिए होगा। कंट्रीब्यूशन पर रुपी के लिए डिवाइड किससे करना पड़ेगा? कितने रुपए का केमिकल पर यूनिट लगता है। बस केजी की जगह रुपया आ गया। पहले था मटेरियल केजी में, जो पहले सवाल थे, तो उसमें हमें चाहिए होता था कंट्रीब्यूशन पर केजी, तो उसके लिए डिवाइड करते थे कि एक यूनिट के लिए कितने किलो चाहिए। अब है लिमिटिंग फैक्टर रुपीज में, तो हमें फिर फैसले के लिए कंट्रीब्यूशन पर रुपी चाहिए होगा, और उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा कि एक यूनिट के लिए कितने रुपए का केमिकल लगता है। तो स्पेशल केमिकल लगता है, ये ऊपर लिखा ही हुआ है 2500, 1800, 3500। तो अब कंट्रीब्यूशन पर केमिकल का रुपया आ जाएगा 2.37, 2.7, और रैंकिंग में 3। हाँ जी, जाग रहे हैं? एफआर नॉर्मली जिंदा है अभी तक? सांसें चल रही हैं? सही है ना सब? R1 कब से बुलाए हुए? सुबह 8 बजे से 8:15। FR1 वालों को पहले मैंने 12:15 कुछ तकरीबन 8:15 8:30 से 12:15 तक पढ़ाया है। प्रोडक्शन प्लान
अच्छा, पहले हम यहां लिखते थे आर्स, केजी, अब किससे स्टार्ट होगा? अब रुपीज। अब ये 70 मिलियन रुपए से स्टार्ट होगा। पहले वो स्पेशल ऑर्डर पूरा करना पड़ेगा, पहले वो कमिटमेंट पूरी करनी पड़ेगी। अल्फा के कितने? 3000। अच्छा, अब ये मैंने यहां स्पेशल केमिकल के टोटल रुपीस लिखे हुए हैं, तो यहां पर भी क्या लिखेंगे? टोटल रुपीस। तो अगर एक अल्फा बनाने के लिए 2500 रुपए का लगता है केमिकल, तो 3000 इंटू 2500, 7.5 मिलियन। बी के लिए 4000, 1800 इंटू 4000, 7.200। और गैमा के 1000, 35 लगता है एक यूनिट के लिए, तो 35000000। तो इन तीनों को पूरा करने के बाद 51। अब आते हैं रैंकिंग पे। यहां तक जी? 1 मिनट। अच्छा, ये क्या किया जी? टोटल डिमांड निकाली है, क्योंकि पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ये जो स्पेशल ऑर्डर है ये इसकी टोटल डिमांड का 25% रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसको 25% से ग्रॉस कर लिया। अब ये टोटल डिमांड है। अब रैंकिंग में बीटा, बीटा के कितने बनाने? 16,000 में ये 4 शामिल है? कैसे पता? वो कहा है ना इस टोटल का ये 25 है, तो शामिल है उसके अंदर। तो हमने फिर 4, तो ये हो गए 12 बनाने, और 12 बनाने के लिए 12,000 इंटू 1800, 2160000, बाकी रह गए 30200। दूसरा नंबर आएगा ए का। ए बन रहा है पूरा, देखें पूरा बन रहा है। ए की डिमांड है 12,000, 3 ये हो गया 9,000, तो 9,000 इंटू 2500, 22,500, तो बाकी रह गए 7,700। तो ये 7,700 में जितना भी गैमा बन गया, 9,000 यहां से आया कि 12,000 में से 3 ये हैं, तो बाकी 9, और 7,700 डिवाइडेड बाय 3,500, 22। ये है ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान।
ये है एग्जिस्टिंग कंट्री। अच्छा, इसमें बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन ये लिमिटिंग फैक्टर जैसे किया है वैसे ही करते हैं। तो इसमें जो बच्चे देख के घबरा गए होंगे वो घबरा गए होंगे फिर। हाँ जी, कंट्री एक्स इंतजार कर रहा है। है? चलो यहां तक नोटेड। अच्छा, सवाल में ना उसने ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान नहीं मांगा, उसने कहा है कि रिकमेंड करें कि किस ऑप्शन पे जाएं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जहां हो जाए। तो अभी हम यूनिट्स तो निकाल लिए, लेकिन आंसर इससे तो नहीं होगा, हमें इस पे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट निकाल लें या कंट्रीब्यूशन काफी है? हाँ जी, फिक्स कॉस्ट कंसीडर करें या इग्नोर करें? क्यों? हाँ जी, दूसरे मुल्क में फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाएगी। लास्ट पॉइंट 4, ऑल अदर इंफॉर्मेशन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड वुड रिमेन द सेम फॉर कंट्री एक्स। तो उसने कहीं भी फिक्स कॉस्ट के चेंज होने का नहीं बताया, खर्चों के चेंज होने का कुछ नहीं बताया, तो इसलिए सब सेम रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट को हम बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। तो इसलिए टोटल कंट्रीब्यूशन, तो अब इसका जब टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, जो कि इस हेडिंग का कंक्लूडिंग पॉइंट है, टोटल कंट्रीब्यूशन अगर इस ऑप्शन पे चले तो अल्फा कितने बेचें? 12,000। अल्फा बेचेंगे हम 12,000 और एक पे कमाएंगे 5,925। बीटा बेचेंगे हम 16,000 और एक पे कमाएंगे 4,940। और गैमा बेचेंगे कहाँ 4,000? 3,200। 6,9। अल्फा इतने बेचेंगे, बीटा इतने बेचेंगे, गैमा इतने बेचेंगे। तो टोटल अगर आप मिलियन में ही बता दें, क्योंकि फिगर्स बड़ी हैं। पहला वाला 71.1 बस 79.04 कितना
22.11 167 पॉइंट नहीं यार 172.25 जाग रहे हैं? क्या जी? क्या जी? आपने कहा था ना कि अगर कमिटमेंट जो है वो टोटल अमाउंट में ऐड हो तो हम माइनस करके लिखते हैं। तो यही किया ना मैंने। 85% नहीं होना चाहिए क्योंकि 25% में तो 85% तो 75 हाँ तो वही किया है, वही किया है मैंने। कौन सा वाला लग रहा है 75 नहीं है? आ गया 100 आ गया, ठीक है फिर। अब ये 100% है। हाँ करें, कितना बना 75? गैमा नहीं होगा क्योंकि वो तो बैलेंस कर रहे हैं। चले जी, कंट्री एक्स पहुंचे सारे। कंट्री एक्स सेल प्राइस, सेल प्राइस लेनी है। मे कॉस्ट मे कॉस्ट तो वही रहेगी या चेंज हो जाएगी? वही रहेगी क्योंकि उसने सिर्फ यहां पर ये बात की है कि लेबर लिमिटिंग फैक्टर है और परचेज प्राइस बताइए, बाकी खर्चों का कुछ नहीं कहा, तो सब सेम वही है। तो मेक कॉस्ट वही वाली है, मटेरियल लेबर 1250 2000 1500 वेरिएबल ओवरहेड्स 250 200 500 सेलिंग कॉस्ट 4000
लिमिटिंग फैक्टर अब क्या है? लेबर आवर्स। तो इनके लिए कितने कितने लेबर आवर चाहिए? 6, 5, 8। तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर आर बन गई 160, 100, 250। तो अब पहली पोजीशन है जी जी। सर ये जो हमने निकाले कंट्री एक्ट के लिए मेन कोर्स निकाली है, क्या क्या क्या? जो हमने कंट्री एक्ट में जो मेन कोर्स हमने निकाली है, जी जी। तो सर इसके में हमने एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के जो वेरिएबल पोर्शन है वो क्यों नहीं ऐड किया इसमें? किसमें? सर जो मेन कोर्स हमने बनाई है, नहीं ठीक है, कौन सा शामिल नहीं किया? सर एडमिनिस्ट्रेशन का जो वेरिएबल पोर्शन है 30%। हम लोग इस वक्त बाय कॉस्ट और मेक कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हैं ना। चाहे खरीद के बेचें चाहे बना के बेचें, बेचना तो अलग चीज है। हम कंपेयर कर रहे हैं कि खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा, बनाएंगे तो कितने का पड़ेगा। हाँ जी जी जी। कौन सा दोबारा? सेलिंग एक्सपेंस वाला। ये पॉइंट दोबारा सुन ले। सेलिंग मैंने एक्सपेंस यहां इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहां पर बात हो रही है कि जो हम प्रोडक्ट खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा और बनाएंगे तो कितने का बनेगा। तो इन दोनों जुमलों में कहां बेचने की बात आ रही है? खरीदेंगे, खरीदना, 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 बी से बाय, और मैन्युफैक्चर करना। तो अब जब मैन्युफैक्चर करने की खर्चों की बात हो रही है, जब हम बाय करने के खर्चों की बात कर रहे हैं, तो सेलिंग की तो बात नहीं आ रही ना अभी। तो इसलिए सेलिंग कॉस्ट नहीं ली, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट नहीं ली। अच्छा, अब प्रोडक्शन प्लान में अब कमिटमेंट ना आती अगर ये सवाल वाले ने कहा ना होता तो। सवाल पढ़े। Point number 3. However, the order considered as high priority would be manufactured by YL itself. तो इन्होंने कह दिया कि हमने ही बनाना है इसको। तो जब कह दिया कि हमने खुद बनाना है तो ठीक है, फिर बनाएंगे। अगर ये बात ना लिखी होती तो फिर हम कमिटमेंट यहां नहीं लेते। तो अब हमने टेबल बनाना है लेबर के मुताबिक। तो लेबर का स्टार्टिंग पॉइंट कितना, टोटल कितना लेबर अवेलेबल है? 100,000। और अल्फा के लिए 6, 18,000। बीटा के लिए 5, 20,000। और गैमा के लिए 8, 8,000। तो लेबर आवर्स बाकी रह जाएंगे 54। अब बनाएंगे गैमा। गैमा की डिमांड कितनी है? 4। तो 3 बनाएंगे हम, और 3 बनाने से
8 लग जाएंगे 24,000, बाकी रह जाएंगे 30। फिर बनाएंगे ए बन रहा है पूरा। ए की डिमांड है टोटल 12, 3 रह गए 9, तो नहीं बन रहे। $30,000 डिवाइडेड बाय 6, 5,000। ये हो गया प्रोडक्शन प्लान, और परचेज प्लान कह लें, आउटसोर्स प्लान कह लें। ए को खरीदेंगे कितने, ए कितने बनाने थे, और ए 9 बनाने थे ना, 12 बनाने थे, 3 ये हो गए, 9 रह गए, 5 ये हो गए, 4, और बाकी रह गया बी। तो बी की डिमांड है 16,000, 4 ये हो गया 12,000। टोटल कंट्रीब्यूशन निकालता हूं। अच्छा, यहां तो हमने सिर्फ बनाने थे, तो बस जितने बनने थे उन्हीं को ही आगे बेचना था। अब हमने बनाने भी हैं और खरीदने भी हैं, तो जिनको बनाना है उनकी कंट्रीब्यूशन और है, और जिनको खरीदना है उनकी कंट्रीब्यूशन और है। तो अब हम लोग ए बना लेंगे सारे, नहीं, 8 बनाएंगे, 4 खरीद के बेचेंगे। तो जो हम बना के बेच रहे होंगे 3 और 5 8, उन पे कितना कमाएंगे, पार्ट ए में कर चुके, पार्ट ए नहीं सॉरी, ऑप्शन ए में कर चुके, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया हुआ है। कितना, 5925। लेकिन जो खरीद के बेच रहे होंगे कितने, 4,000। अब देखिएगा, 4,000 हम खरीद के बेच रहे होंगे, कितने का बेचेंगे, 10,000 का। इतने का खरीदेंगे माइनस 75। सेलिंग कॉस्ट नहीं भूलनी। क्यों, अब मैंने क्यों सेलिंग कॉस्ट लिख दी, क्योंकि अब तो मैं कंट्रीब्यूशन निकाल रहा हूं उसका। यहां तो हमने इनको कंपेयर करना था ना, बाय और मेक को कंपेयर करना था, यहां सेलिंग कॉस्ट का काम नहीं था। लेकिन अब तो हम निकाल रहे हैं कि इनको बेचेंगे तो कंट्रीब्यूशन कितनी होगी। तो इतने का खरीदेंगे, इतनी सेलिंग कॉस्ट आएगी, इतने का बिकेगा, तो इसलिए अब करेंगे इसको माइनस। तो ए क्या बन गया, ये वाला पहला मिलियन कर रहे हैं हम, 47.4, और ये 19.7। बी भी ऐसा ही है। कितने बना लेंगे, 4। तो जो 4 बना लेंगे उन पे तो उतना ही कमा लेंगे जितना ऑप्शन ए में कर चुके कैलकुलेट, 4940। लेकिन जो खरीद के बेचेंगे कितने का बेचेंगे, 9,000 का। अच्छा, ये ऊपर 4 गलत हो गया, नहीं ठीक है, ठीक है, 12,000। कितने का बेचेंगे, 9,000 का। कितने का खरीदेंगे, 45, और सेलिंग कॉस्ट 60। $19.76। 53.4।
28 और जी सारे बना लेंगे, 4000 बना लेंगे, तो पार्ट एग्जिस्टिंग में कर चुके हुए 6 9 26 4, तो टोटल बन जाएगा 16778। तो कंट्री एक्स में घूम फिर के वापस आ जाते हैं, मुल्क अपना ही अच्छा है। क्या बस? हाँ मेरे को भाई बस। नहीं ब्रेक अब असर की होगी यार, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ पढ़ते हुए। आज चार्जिंग पे लगा दूं आज। मेक और बाय डन। कॉस्ट का लास्ट टॉपिक, कंटिन्यू और शट डाउन। पूछ लो। ये नोटेड सारा? ये बता दो, उधर रख लो। कंटिन्यू और शट डाउन। है जी? हाँ नहीं कोई बात नहीं। उधर ही है, उस साइड पे रहो ना रेहान, उस साइड पे रहे। समझ नहीं आ रही? कोई बात नहीं, नहीं रेस्ट है। मतलब स्टार्ट होने से पहले तक आपको वो स्टार्ट
कंटिन्यू और शट डाउन, ये असल में एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है। लॉन्ग टर्म डिसीजन इसको कहते हैं कि डिसीजन के असरात पड़ेंगे 1 साल से ज्यादा। और ये जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है ये एमएफए में है। कोई शायद पढ़ रहा हो एमएफए है? नहीं, मैं नहीं पढ़ा रहा एमएफए। टाइम नहीं है, टाइम। R1 छोड़ दूं, कॉस्ट भी छोड़ दूं। पढ़ाना तो है ना, लेकिन नहीं टाइम, एमएफए का टाइम नहीं है मेरे पास। तो कंटिन्यू और शट डाउन लॉन्ग टर्म डिसीजन है, और इसमें यह फैसला करना होता है कि जो एक ब्रांच या डिवीजन लॉसेस में जा रहा है, अच्छा जरूरी नहीं लॉसेस में हो, जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसको बंद करके हमारे पास पैसे कहीं और इन्वेस्ट करने की कोई अच्छी ऑप्शन हो, कोई और अपॉर्चुनिटी मिल रही हो अच्छी। हो सकता है फैक्ट्री बंद करके हम किसी को किराए पे दे दें, खुद घर बैठे। तो और ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, तो जरूरी नहीं कि लॉस मेकिंग हो, लेकिन कंटिन्यू और शट डाउन का ज्यादातर कॉन्टेक्स्ट लॉस मेकिंग है, ज्यादातर कि एक बिजनेस लॉसेज में चल रहा था। तो अब उनके पास ऑप्शन है कि लॉसेज में ही चलते रहें, शायद 1-2 साल में रिकवर कर जाएं, या फिर बस बिजनेस बंद करें और जाएं। इसको कंटिन्यू और शट डाउन कहते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन इसलिए है क्योंकि कंटिन्यू करेंगे तो कब तक कंटिन्यू करेंगे? कई ईयर्स तक करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, इसलिए ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है और ये एमएफए और बीएफडी में होगा। लेकिन चूंकि कैफ के सिलेबस में 12 ये है कैफ 3 के, तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में टेस्ट हो सकता है। क्योंकि सिलेबस में है। जी जी, जी बड़ा तगड़ा सवाल है जी। सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये। क्या जी? अच्छा, वो आप में से कोई था जो सीरियसली बार बार पूछ रहा था मुझे टैग कर करके? नहीं, वो कोई था जो बार बार टैग करके पूछ रहा था, सर ये वाला लेक्चर यूट्यूब पे आएगा सर, प्लीज बता दें यूट्यूब पे आएगा। हैं? इज्जत मावर।
तो ये शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बिल्कुल टेस्ट हो सकता है, हो भी चुका है। स्प्रिंग 22 में हुआ था आखिरी बार, और उससे पहले ऑटम 20 में। अच्छा, अब इसमें डिसीजन करना कैसे है, डिसीजन मैकेनिज्म क्या है? तो इतनी सारी कॉस्ट पढ़ ली, डिसीजन मेकिंग खत्म हो गई, खत्म हो रही है कॉस्ट, कैसे होगा फैसला इसका? दोनों ऑप्शंस को अलग अलग सॉल्व करेंगे। कौन सी दोनों ऑप्शंस? शट डाउन और कंटिन्यू। दोनों ऑप्शंस को अलग अलग सॉल्व करेंगे। चूंकि डिसीजन मेकिंग है तो रेलेवेंट इनकम एक्सपेंस लेंगे। हो सकता है किसी भी तरह प्रॉफिट ही आ रहा हो, तो वो ऑप्शन जिसमें प्रॉफिट ज्यादा है वो सिलेक्ट कर लें, या फिर अगर दोनों में लॉस ही लॉस है तो जिसमें कम लॉस है वो सिलेक्ट कर लें। सवाल पढ़ लें। हाँ जी, डायरेक्ट सवाल ही, इसमें और क्या कराना है, सवाल ही सवाल है जी। दो क्वेश्चन, दो पूरे 2000 रुपए है। 3 ऑटम 15 क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लें। जी यही करना मैंने, नहीं यही करना है। रिवीजन प्लान कौन सा? ऑटम 15 क्वेश्चन नंबर 9, साहिल लिमिटेड। सवाल पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। ऑटम 2015 क्वेश्चन नंबर 9, साहिल लिमिटेड। पैक के बुक में 506। कर लें रीड करें।
खाना पीना है तो मंगवा लूं, चले रहने दें, कोई बात नहीं। सवाल पढ़े सवाल पढ़े सवाल पर कोई, इट्स ओके, इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। ठीक है, मर्जी आपकी है। चले, कोई मेरी जिद नहीं है मेरी तरफ से, आप ये ऑटम 15 पढ़ लें। क्या है? क्या हुआ? नहीं यार, खाएंगे ना तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, आ जाएगी। चले, खाने पीने में तो उम्र पड़ी है अभी, आप सवाल पढ़ लें। अच्छा, चलें सवाल पढ़ें फिर। सवाल पढ़ना भी था। है? नहीं, मैंने भी आपको अगला सवाल ही दिखाया, ऑटम 20, वो तो नहीं, ये एक तो करना है। जल्दी करें यार, रिकॉर्ड टाइम में पूरा करना है इसको। हाँ हाँ, नहीं वो करूंगा ना, वो
चले, अगर पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होगा, है? और समझ भी कुछ नहीं आया होगा, और कुछ इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि उनको पता था समझ तो आना नहीं है, तो पढ़ा ही नहीं होगा। एसएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पहली लाइन, हैज डिसाइडेड, तो बस बात खत्म हो गई। हैज डिसाइडेड, तो हमें किस बात के 16 नंबर में? हैज डिसाइडेड टू क्लोज वन ऑफ एसएल्स ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। और जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं पढ़ी हुई, बहुत सारों ने नहीं पढ़ी हुई, आप ऑपरेटिंग सेगमेंट का मतलब समझ लें कोई एक फैक्ट्री, कोई एक ब्रांच, कोई एक फैक्ट्री। तो मैनेजमेंट ने ये फैसला कर लिया हुआ है कि एक डिवीजन को क्लोज करना है, कब? एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। अभी हम किसी एक साल के एंड पे खड़े हैं और अगले साल के एंड तक इस फैक्ट्री को बंद कर देना है। ये हैज डिसाइडेड है, इस पे सवाल नहीं है, ये हैज डिसाइडेड है। हो सकता है किसी इलाके में फैक्ट्री हो, ये फैसला हो चुका कि साल के बाद ये बिल्डिंग खत्म करके, बेच के, तोड़ फोड़ के, प्लॉट किसी और को बेच के यहां से निकल जाएंगे, ये डिसाइड हो चुका हुआ है। एक साल बाद यहां से जाना है, ये हो गया है डिसाइड। लेकिन जब ये बात लीक हुई तो बहुत सारे जो काम के लोग थे वो छोड़ गए, और अब हमें टेंशन पड़ गई है कि साल भी कैसे चलाएंगे हम। तो मैनेजमेंट के पास अब दो ऑप्शन हैं कि जाना तो यहां से साल बाद है, टिकटें तो साल बाद की बुक कराई हुई हैं, साल तक यहां गुजारना तो है। अब वो जो साल तक यहां गुजारना है, या तो हम खुद ही जैसे तैसे करके गुजारें और जो लोग छोड़ गए हैं उनकी जगह पर और लोग ले आएं और किसी तरह बस काम चला के साल गुजार लें, या फिर हम इस फैक्ट्री को किसी को किराए पे दे दें। अच्छा, किराए पे कितने अरसे के लिए देंगे? 1 साल के लिए, क्योंकि यहां से जाना साल बाद है। अब जो इस वक्त हाल हो गया फैक्ट्री का, इस खबर के लीक होने के बाद कि काम के लोग छोड़ गए, तो अब या तो हम इस फैक्ट्री को किसी के हवाले करके किराया लेना शुरू कर देंगे, या फिर हम कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर लाके खुद ही साल प्रोडक्शन कर लेंगे। ये है सिनेरियो। तो सवाल पूछा है आपसे कि एडवाइज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, तो साय लिमिटेड क्या एक्शन ले? इसके पास ऑप्शन है क्या? इसके पास 3 ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस हैं। क्या 3 ऑप्शंस हैं? किराए पे दे दे, या फिर प्राइस उतनी ही रखे और 30,000 यूनिट्स बनाए, या फिर प्राइस कम कर ले और 40,000 यूनिट्स बनाए। तो कंटिन्यू करने के भी 2 रास्ते हैं कि सेम प्राइस रखेगा अगर तो सिर्फ 30,000 यूनिट्स बेच पाएगा, और अगर प्राइस कम कर लेगा तो 40,000 यूनिट्स बेच लेगा। तो बेस्ट कोर्स ऑफ ऑप्शन में, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन में अब 3 ऑप्शन आ रही हैं। एक, फैक्ट्री खुद छोड़ दें, किराए पे दे दें। दूसरा, फैक्ट्री खुद ही कंटिन्यू करें लेकिन प्राइस सेम रखें। और तीसरा, फैक्ट्री खुद ही कंटिन्यू करें लेकिन प्राइस कम कर लें। ये 3 ऑप्शन हैं और उन 3 ऑप्शन से रिलेटेड डाटा दिया हुआ है। तो जिन्होंने पढ़ा था और कोई बात समझ नहीं आई थी, तो अब कोई अंग्रेजी टूटी फूटी जो मैंने समझाई है, अब बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर जाग रहे हैं क्योंकि अभी इससे तगड़ा सवाल कराना है एक है। हाँ, ये करके नमाज है, फिर उसके बाद नहीं, खाने से पहले वो जो एडवाइस वाला लेक्चर है, फाइनल एडवाइस वाला, नहीं, चाय से पहले फिर वो एडवाइस वाला लेक्चर।
खाने का जो है वो बहुत स्कैटर्ड इंतजाम है, बहुत वसी इंतजाम है, इतना वसी हो गया कि वो आप सबके अपने अपने घरों में पहुंच गया हुआ है। तो आप जब घर जाएंगे तो आपको सरप्राइज मिलेगा। बहुत वसी इंतजाम है खाने का। नहीं, तो आप जब हॉस्टल वाले जब घरों को जाएंगे तो वहां पहुंच गया होगा खाना। आप करें सवाल, भूख तो नहीं लगी हुई? भूखे पेट ज्यादा बेहतर समझ आता है। एक ऑप्शन है कि रेंट आउट कर दें। अगर रेंट आउट कर देंगे अच्छा, ये भी कर सकते हैं कि एक एक ऑप्शन सॉल्व करके अलग अलग सवाल 3 दफा पढ़ें, और ये भी कर सकते हैं कि तीनों ऑप्शंस बना लें और सवाल पढ़ते जाएं, जहां जहां रेलिवेंट है वहां लिखते जाएं। तो तीनों मैं बना लेता हूं। है जी, किसको? नाश्ते वाले को? तो नाश्ते का टाइम नहीं यार, लंच का भी टाइम नहीं रहा अब तो। नहीं, ब्रंच का भी टाइम नहीं है तो। यार मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन हमने सवाल करना है। बस इसी मनूस की वजह से खाना नहीं मिल रहा। मैं भी कहूं कि मैं खिलाने लगता हूं, कोई अजीब सी कोई ताकत है जो मुझे रोक लेती है। कोई साया है जो मुझे रोक लेता है खिलाने से। पहला पैराग्राफ, 50,000 यूनिट्स बेचने का बजट है, लेकिन ये अब हावी हैं। अब इतने का नहीं बिकना है, अब इतने यूनिट्स नहीं बिकने। हाँ, इसमें से चीजें हम जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बजट आ गया। आगे हाउएवर रूमर्स, ये वो कहानियां आ गई, दोनों बुलेट पॉइंट। अच्छा जी, पहला बुलेट पॉइंट कि हम फैक्ट्री को रेंट पे दे दें 1 साल के लिए, तो रेंट इनकम आ जाएगी कितनी? 40,000 पर मंथ, 480,000। तो अगर हमने फैक्ट्री को 1 साल के लिए किराए पे दे दिया तो इधर रेंट इनकम आएगी, और इधर नहीं आएगी तो उसको कॉस्ट लिख लें। नहीं, जब हम अलग अलग ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं तो एक को सॉल्व करते हुए दूसरे का ना होना एज अ कॉस्ट या एज अ सेविंग नहीं दिखाना। तो जहां है जो खर्चा वहां लिख लेंगे, जहां नहीं है वहां नहीं लिखेंगे। दूसरा बुलेट पॉइंट, ठीक है, हो गया। पॉइंट नंबर 1, फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। पॉइंट नंबर 1, 30,000 यूनिट्स
बना के बेच सकेंगे अगर प्राइस सेम रखी तो, और 40,000 बना के बेच लेंगे अगर प्राइस कम कर ली तो अगर हमने प्राइस कम कर ली तो सेल्स होंगी 90 इंटू 40,000 जी 36000000। और अगर हमने सेम प्राइस रखी, कितनी सेम प्राइस जो अभी बजटेड है, तो वो आपको ऊपर टेबल से पता चलेगी। 50,000 यूनिट्स का बजट है तो 5 मिलियन रुपए सेल्स हैं, तो 50,000 यूनिट से डिवाइड करें तो 100। $100 इंटू 30,000 3 मिलियन। 100 कहां से आया? 100 ये मकड़ी से पूछते हैं, ये आखिरी मकड़ी है बस। तो 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 50,000 100। फिर वही यार, आप जान के पीछे बैठते हैं ना, आपको उधर बैठ के भी नजर नहीं आता, उधर बैठ के भी नजर नहीं आता। पॉइंट नंबर, ये मैंने लिखा है 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 50,000 इक्वल टू 100 रुपए। ये 100 रुपए, ये क्या किया, क्या ये एग्जिस्टिंग सेल प्राइस निकाली है। पॉइंट नंबर 1 डन। पॉइंट नंबर 2, 25,000 किलो रॉ मटेरियल का स्टोर में पड़ा हुआ है, तो हमें चाहिए कितना? फिर दोबारा ऊपर टेबल ढूंढते हैं। 50,000 यूनिट्स का बजट है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 50,000 किलो, यानी एक यूनिट के लिए 1 किलो। तो 25,000 केजी, पॉइंट नंबर 2, 25,000 केजी स्टॉक में अवेलेबल है, और इस अवेलेबल का क्या सोचा हुआ था हमने, अगर हम किराए पे दे दें तो हम इसको बेच भी सकते हैं। फिर उसके अलावा एक और हल ये है कि हम अपनी किसी और फैक्ट्री में इस मटेरियल को भिजवा देंगे जहां पर यह किसी और की रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये 2 ऑप्शंस हमने सोची हुई थी। अगर हमने रेंट पे दे दिया तो इस मटेरियल से जो बेनिफिट आना है वो आ जाएगा, लेकिन अगर हमने प्रोडक्शन कर ली तो वो जो से बेनिफिट मिलना था वो नहीं आएगा। अब आप चाहें तो, चूंकि आदत भी इसी चीज की है, तो यहां पर उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखा दें, अगर नहीं तो यहां ना दिखाएं और यहां पर एज एन इनफ्लो दिखा दें। मैं लिख के बताता हूं, जी मैं लिख के बताता हूं दोनों बातें। कितने किलो चाहिए? 30,000 किलो चाहिए। तो जो एडिशनल चाहिए कितना? 5,000 किलो, वो तो लेना ही पड़ेगा। कितने का मिलेगा? हाँ जी, कितने का? कैसे पता 19 का? आप ऊपर टेबल में देखें तो 9.5 लाख रुपए के 50,000 किलो हैं, तो एक कितने का? 19 का। हमने वो वाला 19 लेना है, हमने पॉइंट 2 में लिखा हुआ 19 नहीं लेना। क्यों? पॉइंट 2 में तो है कि हम बेचेंगे तो कितने का बिकेगा। हाँ, इत्तेफाक से दोनों 19 हैं, अदरवाइज हमने वो लेना है कि जितने का खरीदने पे मिलेगा।
तो वो ऊपर टेबल में बजट ही तो बनाया हुआ है, यही तो बनाया कि खरीदेंगे तो कितने का मटेरियल मिलेगा, तो इसलिए वो टेबल वाले से 19 रुपए निकलेगा, तो ये हो जाएगा 19। और ये 19 जिनको समझ नहीं आया, ये क्या जी 5,000 कैसे आया? 9.5 लाख रुपए के 50,000 किलो, तो फिर 1 किलो कितने का? 19। 5,000 ऐसे आया कि 30,000 किलो चाहिए, 25,000 किलो स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो 5,000 ही और खरीदना पड़ेगा ना, तो ये वो 5,000 है। और वो जो एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ है, उस एग्जिस्टिंग की रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आज तक यही करते आ रहे हैं हम, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगी वो होती है दोनों ऑप्शंस में से हायर। तो टोटल 25,000 किलो पड़ा हुआ है, इनमें से 15,000 किलो हम किसी दूसरी फैक्ट्री भिजवा सकते हैं, और बाकी 10,000 किलो वो तो बेचेंगे ही। तो अगर बेचेंगे तो नेट 17 रुपए का बिकेगा। तो हम दूसरी फैक्ट्री भिजवाएं कि बेचें? बेचेंगे तो नेट 17 मिलेगा, दूसरी फैक्ट्री भिजवाएंगे तो 18 बचना था। तो जो 10,000 किलो हैं, 15,000 किलो दूसरी फैक्ट्री बेच के 18 हमने कमा लेने थे, बचा लेने थे, और 10,000 को मार्केट में बेच के 17 कमा लेने थे। ये अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। ये 15,000 जो दूसरी फैक्ट्री भेजने हैं, 18 बचा लेने थे, और बाकी 10,000 नेट 17 के बेच लेने थे। अगर प्रोडक्शन कर ली तो ये अब नहीं आएगा, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जैसे पहले कर रहे थे मैंने वही किया है। तो एग्जिस्टिंग मटेरियल की ये रेलिवेंट कॉस्ट, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जो नया खरीदना पड़ेगा वो तो 19 का खरीदेंगे। तो ये एग्जिस्टिंग ऊपर वाले का आंसर आ गया 95,000 और 40,000। और बिल्कुल इसी तरीके से, इसी पैटर्न पे फर्क सिर्फ इतना पड़ जाएगा कि एडिशनल अब हमें 40,000 किलो चाहिए, तो 15,000 किलो खरीदेंगे 19 का एक, और जो एग्जिस्टिंग को यूज करेंगे वो वही है, निकाल ही चुके हुए वैसे तो। ये कितना? 285, और ये 4 चले। इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि यहां पर इनको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखा दें, और ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये लाइन यहां ना लिखें, यहां पर एज एन इनफ्लो दिखा दें 440। ये जो पड़ा हुआ मटेरियल है इसको यहां यूज कर लेना, ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ऐसा दिखा दें जैसा सामने कर लिया। या फिर इन दोनों ऑप्शंस में इस एग्जिस्टिंग को ना लिखें और यहां पर एज एन इनफ्लो लिख लें, दोनों सही हैं। तो चूंकि ये आदतन अब तक करते आ रहे थे इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। पॉइंट नंबर 2 तक मैंने बता दिया है। वो नेट कर लिया ना 17, ये 17 ऐसे ही किया नेट। रेलिवेंट का एक ऑप्शन में जब तो यही किया मैंने, यहां इनफ्लो तो नहीं दिखाया, तो इन दोनों में ही होगा ना। इसमें वो मटेरियल यूज नहीं होगा तो फायदा दे जाएगा,
यहां पर वो मटेरियल यूज होगा तो फायदा नहीं दे सकेगा, या तो यहां पर फायदा ना देना दिखा दें एज अ कॉस्ट और यहां कुछ ना दिखाएं, यहां पर या फिर ये कॉस्ट ना दिखाएं और यहां पर फायदा इनफ्लो दिखा दें। पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3, जो लेबर चाहिए, क्योंकि असली वाले जो हमारे काम के लोग थे वो तो भाग गए। हमने जो अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर लानी है वो हमसे 24 रुपए पर यूनिट लेंगे, और उसके अलावा इनकी ट्रेनिंग भी करवानी पड़ेगी। तो यहां पर लेबर कॉस्ट आ जाएगी 24 रुपए इंटू 30,000 और वहां 40,000, कितनी 720, और ट्रेनिंग पे भी खर्चा होगा 40,000, और यहां भी 24 रुपए इंटू 40,000, 960,000, और 40,000। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी तो समझ लग रही है। वैसे एग्जांपल है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगर ये ऑप्शन 1 में ऑप्शन 3 में इनकम होती तो हम यहाँ पे अगर दिखाते तो उन दोनों में ना दिखाते हैं, अपॉर्चुनिटी का ग्राफ यहाँ पे ना दिखाते। हाँ जी। Point 3 done. Yes, sir. Point 4. Variable production overheads जितने बजट किए थे उससे ज्यादा ही लगेंगे। अच्छा, बजट कितने किए थे ये जबानी नजर आ रहा है, आंखों में देख लें पता लग जाएगा। ऊपर बजट 50,000 यूनिट्स के लिए 5 लाख रुपए, तो 10, तो सोचा था 10, लेकिन चूंकि हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट के लोग ला रहे होंगे तो वेरिएबल ओवरहेड 10 की बजाय 12 लग जाएंगे। और ये 12 कैसे निकला, ये 3 मकड़ियों से पूछ लेते हैं। 5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 1.2, 12, तो 12 इंटू 30,000, कितना 360,000, और बारह इंटू 40,000, 480,000। पॉइंट नंबर 4 डन। पॉइंट 5, बस थोड़ा सा रह गया सवाल, सेकंड लास्ट सवाल। पॉइंट 5 पहला बुलेट पॉइंट, डेप्रिसिएशन।
एग्जिस्टिंग मशीन्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन, तो एग्जिस्टिंग मशीनों की डेप्शन नहीं होती रेलिवेंट। कोई बात नहीं, एग्जिस्टिंग मशीनों की डेप्रिसिएशन रेलिवेंट नहीं होती क्योंकि वो डेप्शन कैलकुलेट हो रही है पुरानी कॉस्ट पे, तो वो तो रेलिवेंट चीज ही नहीं है, वो तो पास चीज है। हाँ, जो चीज आप पूछना चाह रहे हैं वो एक अलग नाम से आएगी। डेप्रिसिएशन है 1,70,000 है जी, हाँ जी हाँ जी, और ये मशीन खरीदी थी 1.7 मिलियन की। अगर अभी बेच दें तो 8.30 के बिकेंगे, लेकिन अगर साल बाद बेचें तो कम की बिकेंगी। तो कितने की खरीदी थी इररेलेवेंट, कितने की बेचेंगे ये रेलेवेंट है। तो अगर हम अभी फैक्ट्री खाली कर देते हैं तो हम मशीन बेच लेंगे 830, लेकिन अगर साल बाद बेचेंगे तो 830 की नहीं बिक सकेगी, 830 में से माइनस जितने यूनिट्स बनाएंगे 5 रुपए पर यूनिट सस्ती होती जाएगी, यानी कितने की बेच सकेंगे 630, और यहां कितने की बेच लेंगे 830 माइनस 5 इंटू 30,000 680। दोबारा सुन लीजिए जिनको समझ नहीं आई। मशीन कितने की खरीदी थी इररेलेवेंट है, तो खरीदी भी मशीन की ना डेप्रिसिएशन रेलेवेंट नहीं होती है। मैंने डेप्रिसिएशन सिर्फ उस मशीन की कही थी जो नई खरीदनी हो, क्योंकि नई अभी खरीदी नहीं है, खरीदेंगे तो, लेकिन एग्जिस्टिंग मशीन जो ऑलरेडी खरीद चुके तो डेप्रिसिएशन तो उसी 17 लाख पे कैलकुलेटेड चीज है, इसलिए डेप्शन का कोई काम नहीं है। हां, अब क्या होगा, मशीन बेचेंगे, इनफ्लो होगा, तो वो तीनों में जितना जितना होगा वो लिख लिया, जिस ऑप्शन में जितना इनफ्लो होगा वो लिख लिया। अगर किसी को लग रहा है कि सेल ऑफ मशीन क्यों लिखा है, इस पे प्रॉफिट कितना है वो लिखें, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, बुक वैल्यू माइनस करनी पड़, तो बुक वैल्यू तो हिस्टोरिक चीज है, तो वो तो रेलिवेंट ही नहीं है, इसलिए जितने की सेल होगी वही एक रेलिवेंट इनफ्लो है। वो तो प्राइस की कमी बता रहा है वहां। अगर आपने सेल ऑफ मशीन को यहां इनफ्लो नहीं दिखाना तो आप तीनों में सेल ऑफ मशीन ना दिखाएं, इसकी बजाय फॉल इन वैल्यू 5 इंटू 30,000 यहां एक्सपेंस दिखा लें, 5 इंटू 40,000 वहां एक्सपेंस दिखा लें, ऐसे कर लें। दूसरा बुलेट पॉइंट अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल ओवरहेड्स हैं, नहीं है रेलिवेंट। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, जनरल ओवरहेड्स जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव दिए हुए हैं उनमें से 40% वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल हैं तो अगर काम रोक देंगे तो नहीं होंगे, और काम करेंगे तो होंगे, तो रेलिवेंट है। तो जब हम काम करेंगे तो वहां लिख लेते हैं, जब नहीं करेंगे तो वहां नहीं लिखते। तो एडमिन कॉस्ट कितनी, टोटल कितना है 5 लाख का 40%। चलो लिखा रहेगा, आपको कौन सा गायब हो जाएगा लिखा। अब होगी कौन,
नहीं थोड़ी है। और 6-5 हो गया सर। 4 6 5 क्या जी समझ नहीं आया 680 पॉजिटिव है 1825 680 पॉजिटिव है भाई सेल ऑफ मशीन है इधर वन 3 ये भी 1825 है नहीं यार अच्छा हाँ सॉरी ये चौथी मकड़ी भी आनी थी इधर चलो खैर है चौथी मकड़ी को ज़बानी ही पूछ लेते हैं नहीं ये चौथी मकड़ी ज़बानी बना लेते हैं वो देखा ना वो कहता रह गया नीचे के सर अभी ना लिखे हैं उसकी बददुआ लग गई गलत लिखा गया 5 लाख रुपए एडमिन है उसमें से 40% वेरिएबल है 5 लाख का मतलब है 10 रुपए और 40% 4 रुपए तो 4 रुपए इंटू 30,000 जैसे ये 12 रुपए निकाला है 5 लाख रुपए एडमिन है उसमें से 40% वेरिएबल है वो 40% है 50,000 यूनिट्स का तो एक का हो जाएगा 4 रुपए तो 4 रुपए इंटू 30,000 1905 और यहां पर 4 रुपए इंटू 40,000 160 कितना हो गया टोटल 18 कौन सी ऑप्शन बेहतर है ये वाली तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि प्राइस सेम रखें और चलाएं 1 साल सर एक चीज मुझे पूछनी है जी पूछें ये जो ये एग्जिस्टिंग के अंदर हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखी है इसका इनको रेंट आउट कैसे लिखना है उसको इनको बताते हैं यार 50 दफा तो बता दिया मैंने या उधर लिख लो या इधर लिख लो जी लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जगह लिखना चाहिए अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं यहाँ रेंट इनकम लिख लेते हैं और यहाँ रेंट इनकम लॉस लिख लेते हैं समझ आ गया चलें ठीक है जी 103 में मिलते हैं